लाइव नहीं हुई अभी? लाइव कर दो पहले, फिर कर लेना ये। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हुआ, आंसर राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है क्या लोगों का? हाँ, घर से नहीं आए अभी, फाइनल वाइनल देख के आएंगे? अच्छा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए? कितने कर लिए वासु जी? लिखे आज आपने एक्चुअल में कि ब्रेनस्टॉर्मिंग था आज? लिखे प्रॉपर? दिखाओ जरा, ऐसे ही दिखा दो बस। अच्छा, गुड। बाकी लोग सबने लिखे? 5 लिखे सबने। आपने कितने लिखे? आपका नाम? अशनूर। सही स्पेल कर रहा हूँ? अर्शनूर। क्या मतलब है इसका? नूर का मतलब तो क्या होता है? रोशनी, आसमान। और नूर मतलब स्काई की रोशनी, रेनबो। ओके, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे तो। साइंटिफिक फिनोमिनन थोड़ा सा। ओके, नाम का मीनिंग तो पता होना चाहिए भाई इंटरव्यू में। इंटरव्यू की प्रिपरेशन का पहला स्टेप है ये, नाम की मीनिंग। आपसे किसी ने पूछा नहीं आपके नाम की मीनिंग अभी तक? फिर क्या है, भूल गए आप? अच्छा, रेडियंट स्काई। रेडियंट स्काई, अच्छा, वेरी नाइस। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन भी नहीं आए अभी लोग। फालतू में क्लास रख ली क्या आज? मैंने कैंसिल ही कर देनी चाहिए थी। हाँ, माहौल खराब कर दिया। नहीं, मैंने डिसाइड किया मैं क्लास पूछूंगा नहीं आप लोगों से। सुबह बच्चों ने बोला कि सर ऑफलाइन अटेंड करेंगे ऐसे एक क्लास, ऑफलाइन रखना। 10th को मैं रखने वाला था ऐसे एक क्लास, नहीं आए ऑफलाइन में। जो बच्चे बोल रहे थे वो आए ही नहीं। आप आए बस, बाकी लोग अब भी नहीं आए। आप भी ऑफलाइन बोल रहे थे ना? हाँ, क्यों? अच्छा, ऑनलाइन देख रहे थे आप? अच्छा अच्छा, ओके, नाइस। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। द विजडम लाइज इन, यही पेपर है ना? विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is no rare. Do you agree that the such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस? बासु जी, आपकी याद आई आज मुझे ये देख के, ये क्वेश्चन देख के मुझे आपकी याद आई। ठीक है, सो क्या बताइए, क्या लिखा आपने? क्या लिखा? क्या होता है? पेट्रियर्ची। हाँ, वो कहां से आ गया इसमें? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन समझाओ मुझे तो, इसको हटाओ। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे बताइए। वो तो मीनिंग वहां लिखा हुआ है, आप मुझे हिंदी में समझाओ प्रॉपर कि सर इसका मतलब ये है। आप बताइए प्रिया। वेरी गुड। एग्जाम्पल दीजिए पेरीफेरी फोकस करने का। क्या? हाँ, स्लैप कर दिया। हाँ हाँ, कोर इश्यूज।
और बताइए, आप बताइए जी। तो द क्वेश्चन का जो कोर वैल्यू है वो क्या है? इज इट अबाउट प्रूडेंस? द क्वेश्चन का जो कोर वैल्यू है, इज इट अबाउट प्रूडेंस, कि वन शुड बी प्रूडेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट कौन से इश्यूज कोर इश्यूज हैं और कौन से इश्यूज पेरिफेरल इश्यूज हैं। मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ओवरलुक भी उनको कर दूंगा। और ब्यूरोक्रेसी जब कोर इश्यूज को छोड़ के पेरिफेरल इश्यू पे ध्यान ज्यादा देने लगती है, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में? देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आप ये बता सकते हैं कि दिस क्वेश्चन हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूडेंस एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस बेसिकली, ठीक है, और कैसे प्रीऑक्यूपेशन से ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस होता है। फॉर एग्जाम्पल यू टेक द केस ऑफ रूल्स बिकमिंग एन एंड इन देमसेल्फ, ठीक है, जब हम रूल्स का लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते कि अल्टीमेटली रूल किस लिए है, ठीक है, तो वही तो कोर इश्यू है। रूल आर नॉट द एंड इन देमसेल्फ, एंड इन देमसेल्फ करेंगे तो कोर इश्यू आ जाएगा, बट हम रूल ही अंत मान लेते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, ठीक है, कि अल्टीमेटली रूल्स जब एंड बन जाते हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम फिर पेरिफेरल इश्यू से एनग्रोस रह जाते हैं, ठीक है। हरी बात समझ में? रेड टेपिज्म की हम चले जाएंगे और उससे इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी अपने आप खतरे में आ जाएगी। अरे मेरी बात समझ में? देन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अब हमको पता चला कि हमको मॉनिटरिंग करनी है, एवेल्युएशन करना है, प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो हमने किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम इंस्पेक्शंस करेंगे, ठीक है। अब इंस्पेक्शन करने अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, बट अगर हम पेरिफेरल इश्यू से एनग्रोस्ड हैं, अगर हम इंस्पेक्शन को भी एंड मान लेते हैं कि यार इंस्पेक्शन कर लो अपने आप चीजें सुधर जाएंगी, तो हमारा ध्यान किस चीज पे रहता है इंस्पेक्शन में? कई बार पब्लिसिटी पे रहता है, कई बार जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो गलती कर रहे हैं उनको डांटने में होता है, तो सिविल कल्चर भी खराब होता है, तो कोर इश्यू एड्रेस नहीं होता है। कोर इश्यू का मतलब है जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स उसमें होने चाहिए वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझाता हूं मैं आपको कि आप गए साहब, आपने स्कूल में देखा कि टीचर नहीं पहुंचे टाइम से, आप गए दौरे पे, आपने कहा टीचर के एब्सेंटिज्म है या टीचर को उतना पढ़ाना लिखना नहीं आता, ठीक है, आपने उसे क्वेश्चन, तो एक तरीका तो ये है, अब आपको माहौल आ गया कि भैया ये तो उसको आता ही नहीं है कुछ, तो आपने वीडियो वाला आप लेके चलते ही हो संग में, बोला बना रील यहां पे एक, ठीक है, और आपने उसको डांटना शुरू कर दिया। अरे मेरी बात समझ में? नाउ दिस इज व्हाट इज द पेरिफेरल इश्यूज ऑल अबाउट। क्यों? क्योंकि एक टीचर को डांटने से या एक टीचर को यह करने से कोई पूरा सिस्टम तो नहीं सुधर रहा है, तो परहैप्स देयर इज ए बिगर नीड फॉर द रिफॉर्म्स लाइक सिस्टमिक रिफॉर्म्स, वर्क कल्चर रिफॉर्म जो अटेंडेंस इंश्योर करें, या तो आप बायोमेट्रिक इंस्टॉल करवाओ ताकि वो अटेंडेंस आप इंश्योर करो, या आप लार्ज स्केल टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम करवाओ, तब ना आप कोर इश्यू को सॉल्व कर रहे हैं। बट हमने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी ने बस वहीं पल्ला झाड़ लिया कि हमने देखो कमी बता दी, हमने तो कमी बता दी, इसको कुछ पढ़ाना नहीं आता, इसको रील में फेमस कर दिया, खुद भी फेमस हो गए, बस हो गया काम खत्म। सो दीज टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विच आर एनग्रोस्ड विद द पेरिफेरल इश्यू और एंड नॉट विद द कोर इश्यू, इससे प्रॉब्लम होती है। आ रही मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, ये उसी का एग्जाम्पल है। देन इनएबिलिटी टू सी थिंग्स होलिस्टिकली, ठीक है, कि हम खाली रिएक्शंस को ही मैनेज करते रह जाते हैं। जैसे मैंने कम्युनल राइट्स का आपको एग्जांपल दिया, तो कम्युनल राइट्स का होना केवल लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम्युनल राइट्स हुए और आपने पूरा फोकस कर दिया उसको सप्रेस करने पे, राइट्स को बंद करने में, तो क्या वो लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन देगा? वो नहीं देगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? कम्युनल हार्मनी वहां पे नहीं है, उसकी वजह से वो राइट्स हुए हैं, वो सॉल्व करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो वो कोर इश्यू है। बट वी आर सो प्री ऑक्यूपाइड विद द पेरिफेरल इश्यू कि हम कोर इश्यू पे काम ही नहीं कर पाते। हमारा फोकस तो डंडे पे है, लाठी चार्ज पे है, उसी से बस सब दंगे फसाद बंद करा देंगे। हमारा फोकस उन चीजों पे है ही नहीं कि सिस्टम की ग्रीवांसेस हैं उनको हम समझें, ठीक है। फेक एनकाउंटर कराने लग जाएंगे, हम प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं। अब फेक एनकाउंटर जो हुए, गाड़ी जो पलट रही थी या बुलडोजर पॉलिटिक्स जो हो रही थी, क्या ये लगता है कोर इश्यू को सॉल्व कर रहा था कि पेरिफेरल इश्यू को सॉल्व कर रहा था? ये पेरिफेरल है भाई। आप कितनी गाड़ियां पलटा दोगे? आप कितनी गाड़ियां पलटा दोगे? गाड़ी पलटना ही जस्टिस होगा क्या? अल्टीमेटली द जस्टिस हैज टू बी डन बाय द कोर्ट ऑफ द सिस्टम। अल्टीमेटली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है,
तभी तो आप ये बुलडोजर पॉलिटिक्स पे बिलीव कर रहे हैं, तभी तो आप गाड़ी पलटाने में यकीन कर रहे हैं. सो इफ सच इज द एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज प्री ऑक्यूपाइड विद सच ग्लैमरस थिंग की जो बस उनको सिंघम बना देगी, ये बना देगी, सो इट विल नॉट सॉल्व द होलिस्टिक प्रॉब्लम, इट विल नॉट लीड टू द अल्टीमेट कोर इशू का सॉल्व, अल्टीमेटली कोर इशू से सॉल्व नहीं होगा. आ रही बात समझ में? सिमिलरली अब ड्रॉट मैनेजमेंट की बात करिए, फ्लड्स की बात करिए. बिहार में हर साल फ्लड आता है, तो एक तो होता है कि रिएक्शन खाली फ्लड को कंट्रोल करना, इवैक्यूएट कराना, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ द डिजास्टर, दैट यू इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि डिजास्टर आएगा तो रिस्क कम होगा. फ्लड प्लेन्स में आप घर नहीं बनने दोगे, आप डेवलपमेंट प्लान्स को वॉयलेट नहीं होने दोगे, इको जोन्स को वॉयलेट नहीं होने दोगे, तो उन सब पर फोकस होता नहीं. फोकस किस पे होता है? फ्लड आने पे, रिएक्शंस पे. सो इफ सच इज द ब्यूरोक्रेसी कि जो केवल सिम्टम को ट्रीट करेगी, कोर इश्यूज को ट्रीट नहीं करेगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अल्टीमेट एस्पेक्ट इज इट इज इजी वर्सेस टफ. ठीक है, जैसे कि ये एस्पेक्ट आपको मैंने बताया था कि लॉ को इंप्लीमेंट करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू इंटरनल चेंज लाना किसी में, कंपेयर टू एथिक्स को इम्बाइब कराना. ठीक है. सो इसलिए ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं कि भाई डाउरी का रॉब प्रिवेंट कराना है, तो रादर देन सेंसिटाइजिंग सोसाइटी टुवर्ड्स द इशू ऑफ द वुमेन, हम बस डाउरी का एक्ट बस एक बार इंप्लीमेंट करा देंगे, 2-4 को जेल में डाल देंगे, बस चाइल्ड मैरिज का, लेकिन कोई लार्ज स्केल रिफॉर्म्स नहीं लेंगे ताकि वो सिस्टमिक इंप्रूवमेंट का वजह बने या सिस्टमिक एथिकल सोसाइटी में चेंजेस आए, उनका हम नहीं करेंगे. सो ऐसा करने से लॉन्ग लास्टिंग रिफॉर्म्स नहीं आते हैं. आ रही मेरी बात समझ में? यस है ना. सिमिलरली आप पुअर कैपेसिटी की बात करिए, अभी कोई कम्युनल राइट्स हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, तो क्या रिएक्शन होता है गवर्नमेंट का? एसपी का ट्रांसफर. ठीक है. अब एसपी का ट्रांसफर करना इज अ कोर इश्यू या पेरिफेरल इश्यू? पेरिफेरल इश्यू. उस एसपी को उठा के भी तो कोई दूसरा एसपी ला रहे हो. अरे भाई उसने ऐसा क्या किया या नहीं किया, या तो उसको अकाउंटेबल होल्ड करना, बाद में आपने ट्रांसफर करके इंक्वायरी बिठा के फिर अकाउंटेबल होल्ड करो कि क्या लाभ हुए उस पे, या फिर अपने सिस्टम को ठीक करो. यू फोकस ऑन द पुलिस रिफॉर्म्स कि भाई कोर इश्यू पे फोकस करना है, देन इट मेक्स सेंस. अरे आपको बात समझ में? तो ये तो हो गया निगेटिव पार्ट की कैसे पेरिफेरल इश्यू पे फोकस करने से कोर इश्यू डाइल्यूट हो जाते हैं और उससे गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी पे इंपैक्ट आता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम कोर इश्यू पे फोकस करें, जो मैंने कल आपको बताया था, दैट इज कंट्रास्टिंग वाला पार्ट. ठीक है. तो 2-3 लाइन आप उस पर भी लिखा करिए, 2-3 पॉइंट. ऑन द अदर हैंड अगर हम कोर इश्यू पे फोकस करें तो कैसे हम इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट का उड़ीसा का एग्जांपल हम दे सकते हैं, है ना. 2013 में फॉलन नाम का एक साइक्लोन आया, केवल आई थिंक 44 से 48 लोगों का ही कुछ वो हुआ था, जबकि उसके पहले लाखों लोगों का वो हुआ था. ठीक है. तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत अच्छी केस स्टडीज हैं अपनी कंट्री में जो ये बताती हैं कि जब हमने कोर इश्यू से फोकस किया तो कैसे हमने चीजों को इंप्रूव कर लिया. या जैसे करप्शन के केस में हमने डीबीटी इंश्योर कराया, ऑक्शनिंग ऑफ बाइन इंश्योर कराई. तो दिस इज अबाउट एड्रेसिंग द कोर इश्यू, एड्रेसिंग द कोर इश्यू कि हमने भैया ये चीज ही खत्म कर दी कि अब सब्सिडीज में ट्रांसफर में जब हो रहे हैं तो यहां पे लीकेज मैंने बंदी कर दिया डीबीटी के थ्रू. सो दिस इज मोर अबाउट एड्रेसिंग द कोर इश्यू कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोर इश्यू सॉल्व होते हैं तो कैसे गुड गवर्नेंस इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी होती है. पूरे आंसर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? कैसे मैंने डिवाइड किया इसको 2 पार्ट में. मेजरली पहला वाला पार्ट ही था, और जब मैं सोच रहा हूं तो कैसे सोच रहा हूं, मैं एग्जांपल कैसे सोच रहा हूं, वैसे ही एग्जांपल और आर्गुमेंट सोच रहा हूं कि कोर इश्यू फोकस ना करके हम पेरिफेरल इश्यू फोकस कर रहे हैं. मतलब रूल्स बिकमिंग द एंड, मतलब लॉ को स्पिरिट में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब बड़ी चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एथिकल एस्पेक्ट्स पे या बिहेवियरल चेंज पे फोकस नहीं कर रहे हैं. आ रही मेरी बात समझ में? सारे एग्जांपल में पढ़ा चुका हूं आपको. इट इज जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी अप्लाई देम. आ रही बात समझ में? एनी डाउट? अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन आप लोगों ने अभी किया? समझ में आया सबको? ऑनलाइन वालों एनी डाउट? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. बहुत शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है कि ब्यूरोक्रेसी मोर इनग्रोस्ड विद आउटपुट, दैट इज 1 लाख टॉयलेट बनवा दिए. कोर इश्यू क्या है? टॉयलेट का यूज, हाइजीन, टॉयलेट का यूज वो इंश्योर नहीं कराया. वेरी गुड पॉइंट. यही कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है. ये जब आने लग गया मतलब आप सही रास्ते पे हो. शाबाश, वेरी नाइस. आ रही आपको बात समझ में?
चले आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? इंट्रोडक्शन तो इसका वहीं से आ जाएगा, इसी या तो विजडम को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं या फिर यही बता सकते हैं कि बहुत सारे जो पेरिफेरल इश्यूज होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस सिस्टमिक फ्लॉज जो एड्रेस करने चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, बट बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऐसा नहीं होता है। या फिर स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूडेंस एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, जो मैंने लिखा हुआ था। बहुत तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। आगे चला जाए। एनी डाउट? शक्ल तो यार ऐसी बना के रखते भाई, खुश क्यों नहीं रहते हो तुम लोग? परेशानी क्या है चेहरे पे? मतलब मुझे भी थोड़ा सा, सुबह भी ऐसे ही आते हो क्लास में, अभी भी यही है। सुबह वाले चलो शाम को थक गए होंगे, अभी जो शाम में जो आए नए नए, क्यों भाई क्या परेशानी है? थोड़े खुश क्यों नहीं हो आप? वो फॉलो करती हो आप? क्रिकेट फॉलो करती हो? नहीं? हाँ, अब कभी कभी का टाइम कल है, फाइनल खेल रही है इंडिया, तो खुश रहो। और क्या रीजन चाहिए बताओ खुश होने के? बताओ बताओ। आईएएस बन जाओ सीधा। वो तो बड़ी खुशी, तो पहले छोटी छोटी खुशी को चेज करो। छोटी छोटी खुशी क्या है? आज की आंसर राइटिंग हो गई, डिस्कशन सुन रहे हो, घर पे जाके अपने फ्लो को इंटरलाइज करना सीखना, ये छोटी छोटी खुशी हैं। ये धीरे धीरे क्यूमुलेटिव होके फिर अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा रिजल्ट आ गया मेरा। आ रही बात समझ में? ऐसी शक्ल पे ऐसे 12 बजे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। वासु जी, वाई दिस कोलाबेरी? वाई दिस कोलाबेरी? हाँ, नहीं इन्हीं से पूछ रहे हैं। ऐसे थोड़ा स्माइल करते रहा करिए भाई, ऐसे एनर्जी आती है टीचर को भी। नीचे बंद करो, ऐसा ऐसा फील आता है। मेंस वाले बच्चे होते हैं एनर्जेटिक होते हैं बहुत, है ना, मतलब तो वही लेथार्जी थोड़ी दिख रही है मुझको, ऐसा मत करो। ठीक है आगे चलें। अगला क्वेश्चन, वेस्ट नो मोर, आपके लिए ही है, ठीक है, हम सबके लिए है। वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट ए गुड मैन शुड बी, B1। वेस्ट नो मोर टाइम अबाउट व्हाट ए गुड आंसर शुड बी, क्या है आगे? राइट वन, राइट वन। स्टॉप वेस्टिंग टाइम अबाउट व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इस पे अगर मैं सोचता हूं थोड़ा सा, तो कैसे तोड़ूं इस क्वेश्चन को? एक तो पार्टिसिपेट करो यार सबके सब। देखो अगर आपको पार्टिसिपेट, तो घर से देखो ना आराम से, ऐसी शक्ल लेके यहां क्यों आते हो, है ना? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो यार, यहां पे आए हो तो ऐसा कोई, अभी तो डांटने वांटने का माहौल भी नहीं है, अभी तो मेरा मूड बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ जी बताइए। सबसे पहले तो समझो चीजों को, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है ये डिस्कशन ज्यादा मत करो, गुडमैन क्या होना चाहिए, ऐसे खुद को समझाया करो क्वेश्चन को, ऐसी इसी अपनी देहाती वर्नाकुलर लैंग्वेज में। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा आदमी क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट बंद करो, कौन अच्छा है कौन बुरा, चुपचाप फोकस करो अच्छे बनने पर, यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस आर्गुमेंट के मायने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्गुमेंट? अब कंट्रोल वाली बात तो अभी है नहीं यहां पे। अभी तो बात है कि अभी आप और मैं बस ऐसे, चलो आप डिस्कस ही बस कर रहे हैं कि सर अच्छा आदमी हम किसको कहेंगे। जो आदमी केवल मीन्स पे फोकस करेगा उसको बोलेंगे, जो एंड्स को ध्यान में देखेगा उसको बोलेंगे। हम अभी डिस्कस ही हम डिबेट ही कर रहे हैं, आप और मैं मिलकर डिबेट ही कर रहे हैं। और आप मुझको कह रहे हैं सर डिबेट करो बंद, आप तो फोकस करो, आप क्या कर सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया। अब तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ वी फोकस मोर ऑन डिबेट डिस्कशन देयर इज लेसर फोकस ऑन एक्शन। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। तो क्या ऊपर से अगर मैं देखूं तो क्या मुझे क्वेश्चन के दो ब्रॉड पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि भाई जब मैं डिबेट डिस्कशन पर ज्यादा फोकस करता हूं तो मैं क्या नहीं कर पाता हूं, एक्शन नहीं कर पाता हूं। एक तो यही पार्ट आ जाएगा जो मेजर पार्ट है, लेकिन क्या मुझे ये भी एड्रेस नहीं करना चाहिए क्या कि डिबेट डिस्कशन का फिर भी कुछ इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये छोटा पार्ट आएगा थोड़ा सा।
तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और मेजर पार्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा, एक्शन। कि डिबेट डिस्कशन में ज्यादा एंगेजमेंट करने से मतलब क्या नुकसान होता है, उसी के आर्गुमेंट आपको देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें फिर इसको। तो मेजर इसके ये दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्कशन एंड आर्गुमेंट क्या होता है, दे कैन बिकम सब्जेक्टिव, आर्गुमेंट कैन बिकम सब्जेक्टिव एंड देयर इज नो एंड टू दोस आर्गुमेंट, इट इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो अल्टीमेटली कोई आउटकम ही नहीं आएगा, आप डिबेट करते रह जाओगे, एंडलेसली डिबेट करते रहो। आज तक पता चला कि लाइफ का पर्पज क्या है? आज तक पता चला क्या कि ये जो एथिकल थ्योरी है, कौन सी एक थ्योरी को हमें फॉलो करना चाहिए? हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, जॉन लॉरेंस का ले लो, डियोंटोलॉजी का ले लो, किसी का भी ले लो आप। तो अगर मैं उसी एंडलेस डिबेट में चला जाऊं, मैं तो तब इंप्लीमेंट करूंगा जब कोई मुझे बता देगा कि भैया यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ। तो द पॉइंट इज कि देयर इज नो एंड टू दिस डिबेट एंड डिस्कशन कि व्हाट ए गुड मैन शुड बी। सिमिलरली देयर इज नो एंड टू व्हाट शुड बी ए गुड एसे और व्हाट शुड बी ए गुड आंसर। कोई एंड नहीं है उसका। ठीक है, सो एंडलेस डिबेट्स में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, विदाउट नेसेसरली अचीविंग ए प्रैक्टिकल आउटकम। कमीशन की रिपोर्ट आपने देखी है, क्या होता है कमीशन से? गवर्नमेंट ईयर आफ्टर ईयर कमीशन और कमेटी को अपॉइंट करता रहता है। वो क्या है, वो डिबेट ही तो कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द गुड थिंग। तो केवल फोकस पुंची हो गया, सरकारिया हो गया, उसके पहले भी बहुत कमीशंस आए, सेकेंड ईआरसी ने भी कुछ कुछ बोल दिया। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ये डिबेट डिस्कशन, क्या करना चाहिए, स्टार्ट। कोई कमी है क्या गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशंस की? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी देख लो, ठीक है, इतने सारे कमीशंस देख लो, कोई कमी नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन फोकस, पुलिस कमीशन का देखो, कितने सारे पुलिस कमीशन है। प्रकाश सिंह केस के बारे में जानते ही होंगे आप, है ना, उसके पहले कितने सारे पुलिस कमीशन अपॉइंट हो चुके हैं, इंप्लीमेंट हुए क्या? तो हर बार एक कमीशन अपॉइंट कर दो, ये सब कर दो, तो देयर शुड नॉट बी मोर फोकस ऑन व्हाट ए गुड मैन शुड बी और व्हाट ए गुड एक्शन शुड बी। स्टार्ट डूइंग वन। ठीक है, देन इस अप्रोच का फायदा यह है कि इट आस्क इंडिविजुअल्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन एक्शन। कि अभी आप खुद रोल मॉडल बन के बताओ ना, आप इतना आर्ग्यू कर रहे हो क्या सही है। आपको ये लगता है, मुझे ये लगता है कि निष्काम कर्म सबसे बढ़िया है, तो मैं करके दिखाऊं निष्काम कर्म सबसे पहले। आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग निष्काम कर्म। आपको मेरिट लगेगी तो आप मुझे फॉलो करने लग जाओगे। सो दिस अप्रोच फोकसेस ऑन प्रूविंग योर आर्ग्यूमेंट बाय योर एक्शंस, दैट यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग योर एक्शंस थ्रू योर एक्शंस। ठीक है, एंड वंस यू डू दैट यू बिल्ड योर ओन क्रेडिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक द केस ऑफ केशव चंद्र सेन। आर्गुमेंट ही आर्गुमेंट किया उन्होंने, एक्शन तो किया नहीं, कहां क्रेडिबिलिटी रह गई उनकी? चाइल्ड मैरिज, यूएसए का देखो, ठीक है, मीनिंगफुल इंपैक्ट तो केवल एक्शन से ही आता है, बातों से क्या मीनिंगफुल इंपैक्ट आना है? ठीक है, एंड अल्टीमेटली यू कैन कोट एरिस्टोटल ऑल्सो, यूनिटी ऑफ वर्च्यूज, कि आप कोई भी एक अच्छाई से स्टार्ट करेंगे, आप बाकी अच्छाइयों को भी धीरे धीरे एम्बाइब कर ही लेंगे। सो इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग कि कौन सी 4 कार्डिनल वर्च्यू होनी चाहिए, आप कोई सी भी वर्च्यू से स्टार्ट कर लो, बाकी वर्च्यू धीरे धीरे आप में आई जाएंगी। फोकस डिबेट पे क्यों करना है? आई मेरी बात समझ में? और एट द सेम टाइम डिबेट एंड डिस्कशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, because only by engaging in debate and discussion we have deeper understanding of what is expected of us. Only when we debate कि यार अच्छा इंट्रोडक्शन क्या है, या सब पार्ट कैसे डिवाइड करना है, या सी स्टेटमेंट कैसे लिखना, then only you will get the understanding कि एक्चुअल में इसको कैसे करना है। आ रही बात समझ में? और बिना डिबेट डिस्कशन के ये शेयर्ड वैल्यूज कैसे बनेंगी? हर आदमी अपना 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 शुरू कर देगा तो सोसाइटी में फ्रिक्शन नहीं आ जाएंगे क्या? भाई कोई सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा ना जो सब फॉलो करेंगे। तो ये सोसाइटी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये तो मिलकर ही बनाया जाएगा, डिबेट डिस्कशन से बनेगा। ये तो मेरा अलग नहीं हो जाएगा ना, मैंने अलग बना दिया, इन्होंने अलग बना दिया। सो टू हैव ए वाइडर सोशल कैपिटल एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट दैट एंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी, इट इज इंपॉर्टेंट कि डिबेट डिस्कशन हो। And ultimately, it will foster critical thinking, debate discussion. So that is why it must be done. बात समझ में आ रही है आपको? Yes, no? नहीं आ रही? जी पूछिए।
नहीं तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से गुडमैन बना, तो यूनिवर्सल वैल्यू कैसे आएंगी? वो छोड़ो, यूनिवर्सल वैल्यू कुछ भी है वो कैसे आएंगी? मुझे कैसे पता चलेगा यूनिवर्सल वैल्यू है? अहिंसा यूनिवर्सल वैल्यू मुझे कौन बताएगा? मुझे कौन बताएगा? मुझे जो बताएगा वही तो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है। मतलब किसी ने तो मिलके वो डिसाइड किया होगा ना, 15-20 लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने मिलके डिसाइड किया होगा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो फिर डेमोक्रेसी हम सब फॉलो कर रहे हैं, अब हम दिमाग नहीं लगा रहे ज्यादा। तो स्टार्टिंग लेवल पे तो कंसेंसस बिल्डिंग होगी ना, वही डिबेट है, उसी का इंपॉर्टेंस है। लिमिटेशन है ना सेल्फ अवेयरनेस का, तो कितना 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 करेंगे ये तो फिर यहां लिखोगे ना, वो तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और वो सब तो यहां लिखोगे आप। कैसे कैसे? यस, दैट डायमेंशन में डिबेट कहाँ है? आर्ग्यूइंग कहाँ है? दोनों पार्ट आने चाहिए ना जी। आ सकता है। किसका? हाँ, ऑफ डिबेट का, हाँ बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा पॉइंट है ये, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना अपना असेंबली में तो काफी डिबेट डिस्कशन हुआ, उसके बाद जो चरन आउट हुआ उसका काफी फायदा है हमको, आज तक फायदा है। तभी तो वो शेयर्ड प्रिंसिपल पे हमारी कंट्री अभी तक चल रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारी बनी है। वही अगर खाली पंडित नेहरू का इंप्लीमेंट हो गया होता या गांधी जी का इंप्लीमेंट हो गया तो गड़बड़ होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, बट सारे रिफॉर्मर्स ऐसा नहीं है, काफी रिफॉर्मर इंटेलेक्चुअल ने डिबेट ही किया है। जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट था, रिवॉल्यूशन था, वो डिबेट ही होता था वहां तो मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज पार्टली ट्रू, सही बात है कि रिफॉर्मर्स ने, गांधी जी ने एक्शंस लिए, सही बात है ये, लेकिन सारे रिफॉर्मर्स ऐसे नहीं है। काफी उन्होंने तो पूरा आर्गुमेंट किया, राजा राम मोहन राय ने तो ही बिलीव्ड इन आर्गुमेंट्स। विवेकानंद ने कितना आर्गुमेंट किया, कितने भाषणबाजी करी उन्होंने। वेरी गुड, वी कैन कंक्लूड, दैट्स अ वेरी गुड लाइन। बोल दो ऑनलाइन वालों के लिए, क्या है वो लाइन? When you start walking on the way becomes clear. फॉग में जैसे होता है। चलें स्टार्ट करें, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is the right to do। ये तो आसान क्वेश्चन है। दो राइट वर्सेस राइट है तो पढ़ाया है आपको। एक राइट कौन सा है? अधिकार, एंटाइटलमेंट, और दूसरा राइट कौन सा है? सही गलत। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इवन दो आपके पास अधिकार है, वो अधिकार को यूज करना सही नहीं हो सकता। यस और नो? अब बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, आर्गुमेंट दीजिए। कही हुई थी मैं तो आपकी, बताया था जी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ
बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा आर्गुमेंट है कि हम अगर अपने राइट्स को एज एन एंड मान लें, केवल अपने ही राइट्स पे खाली फोकस करें, देन इट माइट लीड कि भाई किसी और का राइट पूरा ना हो रहा हो, है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिसयूज करें, हेट स्पीच में चले जाएं, या अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को मैक्सिमाइज करें। हमने पढ़ा था ना पहले कि अगर हमको ओवरऑल सोसाइटल लिबर्टी मैक्सिमाइज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल लिबर्टी पे सैंक्शंस लाने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तभी तो ओवरऑल मैक्सिमाइज होगा। आ रही बात समझ में? तो उस तरह का और एग्जांपल सोचो, बहुत बढ़िया। मिसयूजिंग द राइट, ठीक है, जैसे स्पीकर के पास राइट है, क्या राइट है, मनी बिल का, है ना, बट वो मनी बिल गलत तरीके से यूज करेगा, सो ही और शी माइट हैव द राइट, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। गवर्नर अभी पंजाब का चल रहा है जो, ठीक है, गवर्नर के पास राइट है बिल को रखने का, प्रेसिडेंट के पास भेज दे, खुद के पास रख ले, राइट है गवर्नर, पर इट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू। अरे आपको मिसयूजिंग द राइट। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, बताइए, वॉर में क्या, तो वार करना कोई राइट थोड़ा ना है। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइट, एंटाइटलमेंट्स। जैसे ये स्पीकर का ही एंटाइटलमेंट है, मनी बिल है तो है, थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तब आपको आंसर आएंगे। थिंक राइट टू रिफ्यूजीज, तो किसको एनफोर्स करना है, वो किसके लिए आ रहा है वो एथिक्स, एंटाइटलमेंट किसके पास है, रिफ्यूजीज के पास है, तो रिफ्यूजीज खुद ही डिसाइड करें, नहीं है ना वो एग्जाम। हाँ, कन्वेंशन में दिया हुआ है, यूएन कन्वेंशन में दिया हुआ है, तो किसके पास है, उन्हीं के पास है। तो आप बेसिक नेशन के पर्सपेक्टिव से आप कह रही हैं, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट की जो बात है, सुना है आपने ये नाम, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट की कह रही है ना आप, कि यू कैन नॉट टर्न बैक द रिफ्यूजीज। सो अगर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करें, सो रिफ्यूजीज हैव द राइट और बेसिकली द स्टेट हैव द ऑब्लिगेशन कि वो उनको वापस ना भेजे, ठीक है, लेकिन इट माइट नॉट बी द राइट थिंग टू डू कंसिडरिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन और अदर सिचुएशन, ठीक है। हाँ, राइट ड्यूटी वैक्यूम, अनदर थीम इज राइट ड्यूटी वैक्यूम। रोड एक्सीडेंट में पड़े हैं तो आपका तो पूरा राइट है, आप छोड़ के चले जाओ, उसको कोई पकड़ने वाला थोड़ा है आपको। साइलेंस ओवर बैड एक्शन इन एक्शन, आपका राइट है। पेरिस क्लाइमेट डील से आप निकल गए, वॉलंटरी टीटीडी थी, राइट था आपका, लेकिन व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, राइट ड्यूटी वैक्यूम। राइट एज एन एंड इन देमसेल्फ, ये आपने बता ही दिया, गन कल्चर है जैसे, है ना, यूएसए में गन कल्चर हुआ, या प्रॉपर्टी राइट्स को बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठना कि भाई ये लैंड तो मेरी है, तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो बाकी लोगों को लैंड कैसे मिलेगी, नहीं आ रही बात समझ में। या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज करना जो आपने बताया, एक राइट्स आया कॉमन गुड के अगेंस्ट में जाएगा, जो राइट कॉमन गुड, जैसे हम अपनी राइट टू प्राइवेसी कोई एंड मान लें, हम तो कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, भाई कैसे काम चलेगा, सिक्योरिटी में करना पड़ेगा, खुद जाके फ्रिस्क होते हुए नहीं होते एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी पे होने का तो वही वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, बट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। सो अगर हम उनको एंड बना लें, एनिमल राइट्स को एंड बना लें कि भाई कोई एनिमल को नहीं मारेंगे, तो इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगर इन्वेजिव स्पीशीज बहुत ज्यादा आ गए तो इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। एनिमल राइट, वर्मिन किलिंग का एग्जांपल आप यहां पर डाल सकते हैं, है ना। देन कुछ राइट्स लॉ देता है, कुछ राइट्स सोसाइटी के कस्टम्स हमको देते हैं। एंटाइटलमेंट्स, सर्टेन एंटाइटलमेंट्स लॉ रिकॉग्नाइज करता है, कुछ एंटाइटलमेंट्स सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन पैट्रियार्कल सोसाइटी मैन हैव एंटाइटलमेंट ओवर वेरियस थिंग्स, बट इज इट द राइट थिंग टू एनफोर्स दोज एंटाइटलमेंट्स। जो मैरिटल रेप का केस है, लीगल बट नॉट एथिकल वाला जो केस है, इसी का एग्जाम्पल है। सती को लोग सही मानते थे, समाज में सती को लोग सही मानते थे, बट वाज इट द राइट थिंग टू डू है।
और क्या आपको लगता नहीं है कि इफ वी फोकस एक्सेसिवली ऑन द राइट्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप, क्या हम कभी भी उस रिलेशन ग्रो कर पाएंगे? फैमिली में अगर एज ए मदर जो हैं वो अपने मदरहुड को एक बार साइड में कर दें और एज ए वुमेन अपने राइट को एनफोर्स कर दें, तो जो सैक्रिफाइस आप ग्रांटेड लेके चल रहे थे वो मना कर देंगे करने से। तो बताइए मां का और बच्चों का रिलेशनशिप कैसे ग्रो होगा? द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर राइट्स को एज एन एंड ही मान लिया जाए जिसमें सैक्रिफाइस सेल्फलेसनेस की बात ही ना हो। आ रही मेरी बात समझ में? क्रिकेट का एग्जांपल अभी देते हैं, वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है, ठीक है। अब ये रोहित शर्मा अपना ओपन करने आते हैं बैटिंग, तो आपने देखा होगा काफी चेंज इन्होंने अप्रोच करी है अपनी, है ना। आते ही मारना पीटना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उनको भी तो पूरा राइट है बीइंग ए कैप्टन के वो सेंचुरी के लिए खेलें, पूरे टाइम खेलें। ही हैज फुल एंटाइटलमेंट, कोई रोकने वाला थोड़ा ना है उनको। बट इट मे नॉट बी द राइट थिंग टू डू कंसिडरिंग द टीम्स स्ट्रेटजी, जिसमें उनको स्टार्टिंग में तेज खेलना है। आ रही बात समझ में? अरे हाँ कि ना? एक मिनट बस, है ना। इनफैक्ट कोई भी रिलेशनशिप आप भाई बहन का रिश्ता आप ले लीजिए या गर्लफ्रेंड, कोई भी आप रिश्ता ले लीजिए, उस रिश्ते में अगर हम टोटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं? हमेशा नहीं सोचते ना। हम कई बार अपने राइट्स छोड़ते भी हैं, अपने एंटाइटलमेंट्स को छोड़ते भी हैं, बिकॉज सामने वाली सिचुएशन वैसी नहीं है, छोड़ना पड़ता है। आ रही मेरी बात समझ में आपको? दैट इज द राइट वर्सेस राइट का थिंग। तो लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि फिर भी राइट्स आर इंपॉर्टेंट, लीगल राइट्स जो एंटाइटलमेंट्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करते हैं एटसेट्रा। वन शुड हैव द राइट कंसाइंस टू एक्चुअली अप्लाई द डिफरेंस, कि कौन सा राइट कब एनफोर्स करना है। जो केस स्टडी बताई थी ना मैंने आपको इंटरव्यू वाली, कौन सी, जिसमें इंटरव्यू देने जाते हो और एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो यू हैव ऑल द राइट टू गो एंड अटेंड द इंटरव्यू, बट विल इट द राइट थिंग टू डू? यही कह रहा है वो। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जब आप सोच रहे हैं ना राइट वर्सेस राइट को, तो डिफरेंट स्फीयर में सोचिए। प्राइवेट रिलेशनशिप के लिए सोचिए, है ना। राइट वर्सेस राइट से आपको कॉन्फ्लिक्ट का फील आना चाहिए कि दो एथिकल अप्रोच में फील होगा, तो कॉमन गुड अप्रोच से उसको सोचिए, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल एबल टू जनरेट मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसका 4, 5, 6 पॉइंट भी लिखोगे तो अच्छा आंसर निकल के आएगा। कुछ उल्टी साइड में भी लिखना पड़ेगा, मैंने इसको कम कर दिया क्योंकि आप लिख लोगे कि राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है पर वन शुड हैव द कॉन्शियसनेस और राइट एथिकल पर्सपेक्टिव टू अप्लाई दोज राइट्स, कि हमको कब एनफोर्स करने हैं वो राइट। यस, टैक्स अवॉइडेंस इज ए वेरी गुड एग्जांपल। अक्षत, शाबाश, टैक्स इज ए वेरी गुड एग्जांपल। जी जी जी, कौन है? जैसे वो एलपीजी रिफॉर्म्स था, एलपीजी क्या, गिव इट अप ना, गिव इट अप, योर एंटाइटलमेंट इज यू हैव सब्सिडी, बट इज इट द right thing to avail the subsidy if you are empowered? Reservation, entitlement versus requirement, reservation। मेरी बात समझ में आ रही है? चलें आगे चलें जी। कोई डाउट पूछ रहा था? कॉमन तो यहां बता दिए, यहां ये लिखेंगे ना, हाउएवर राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रिजर्व, देखो लिखा हुआ है, बिकॉज दे प्रिजर्व बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, सो वी शुड बी गाइडेड बाय कंसाइंस, एथिक्स, मोरालिटी, वो सब आ जाएगा। वही वाला आर्गूमेंट लिखा हुआ है वहां पे जो आप बोलना चाह रहे हैं। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, बहुत अच्छा आर्गूमेंट पुट किया है आपने, ये मतलब दिखाता है कि आपको समझ बढ़िया है आपकी, शाबाश। आगे चलें। फाल्सहुड टेक्स द, समझ में आ गया ना? अरे मुस्कुराइए, मुस्कुराना नहीं है। मैं ना एक ऐसा करा करूंगा, एक वो हास्य आसन करते हैं ना लोग योगा में, जबरदस्ती हंसते हैं, तो क्लास में शुरू के 5 मिनट सब हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। ऐसे थोड़ा खुश रहो, डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान। तो क्वेश्चन,
falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good. पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है. कितने कौन समझाएगा मुझे क्वेश्चन? देसी भाषा में क्वेश्चन कौन समझाएगा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप बताएंगे? जी बताइए. अब मुझे तो एकदम देसी भाषा में समझना है. हाँ हाँ, वेरी गुड. हाँ वो अलग चीज है, वो बिल्कुल सही बात है. वेरी गुड. हाँ तो बेसिकली यही कहने वाले हैं कि एंड्स आर सुपीरियर टू मीन्स. एंड्स आर सुपीरियर टू मीन. अगर अनब्लेमिस्ड कॉमन गुड मतलब अगर किसी झूठ को बोलने से फाल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ, वो झूठ सच बन जाता है अगर वो अनब्लेमिस्ड कॉमन गुड में रिजल्ट करता है. वो झूठ सच बन जाता है. आइए मेरी बात समझ में. कहां के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? सृष्टि. श्रेष्ठा. कहां के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल में. आई नो हल्दिया रिफाइनरी. आई नो दिस इज प्लेस कॉल हल्दिया. एवरीवन नो हल्दिया. सब जानते हैं. हल्दिया तो काफी फेमस जगह है. आप कोई छोटी जगह बोलते हैं तो समझ में आता. So falsehood takes the place of truth when it becomes unblemished common good. तो बताइए ब्रॉड स्ट्रक्चर बताइए क्वेश्चन का. कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई ऊपर ही नहीं देख रहा, श्रम से ना पूछ लें. हाँ एक पार्ट तो यही आएगा कि हाँ भाई बताओ falsehood takes the place of truth, तो इसी को प्रूव करना है. दूसरा पार्ट क्या आएगा? Very good. We cannot take it a universal principle, and most importantly, what is this unblemished common good? Can there ever be unblemished common good? अगर हम किसी झूठ से किसी चीज को सही करते हैं तो क्या वो अनब्लेमिश्ड रहेगा क्या? दूसरी बात ये भी तो है. अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है, पर नर नहीं हाथी, तो बोल दिया युधिष्ठिर जी ने. कॉन्टेक्स्ट पता है आपको? तो ये अब वो मार दिया उनके पापा को, द्रोणाचार्य जी को. अब तो क्या ये अनब्लेमिश्ड रहा क्या? ब्लेम तो मिला ना, ब्लेम तो मिला. तो अनब्लेमिश्ड तो नहीं रहेगा, है ना. ट्रुथफुलनेस, इंटीग्रिटी मैटर्स. तो इंट्रोडक्शन विल बी कि इट जस्टिफाइज द एंड्स आर सुपीरियर टू मीन्स. ठीक है. और किस तरह के कॉमन गुड? कॉमन गुड मतलब वही होता है जो समाज के लिए है ना. एजुकेशन, हेल्थ, सोशल कैपिटल, पीस, सिक्योरिटी, बेसिकली सभी लोगों का जो भला करे. अपने लिए भला करने में तो हर कोई झूठ को सच बना देगा, है ना. तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है. बात हो रही है समाज का जिसमें भला हो जाए, जो बात समाज को बोलने से भला हो जाए. अच्छा एग्जाम्पल दीजिए कुछ. हटाओ उसको. एग्जाम्पल दीजिए कुछ अपनी लाइफ से. कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो झूठ आपने सुने होंगे जो मोरलेस सच ही लगते हैं और लेकिन वो जरूरी भी है. हाँ जी. स्नेक्स आर डेंजरस. ठीक है. 10th में बस मार्क्स ले आओ. हाँ तो ये भी अच्छा आर्गुमेंट है कि ये बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब नहीं नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदेंगे होंगे खराब. ठीक है. तो बचपन में ही बोला जाता था आपको फोर्स करने के लिए कि भैया थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो. यस और नो. तो जब ये बोला जाता था तो ये क्या था? तो ये अपने आप में तो झूठ है. अपने आप में तो झूठ है. अपने आप में क्या खेलने कूदने से नवाब नहीं बनते हैं? नवाब बनते हैं खेलने कूदने से. ठीक है. लेकिन इसको सच मान लिया हम सब ने. अभी बोला गया. अब सेक्रेड ग्रुप्स की हम बात करें, या सुप्रीम कोर्ट ने अभी लिविंग स्टेटस दिया था इसको रिवर्स को. तो ये कोई सच थोड़ा ना था, कोई रियलिटी थोड़ा ना थी, ये कोई लिविंग एंटिटी थोड़ा ना है. इन द सेंस कि ह्यूमंस हैं, कोई ह्यूमन जैसे लिविंग एंटिटी थोड़ा ना है. लेकिन टू प्रिजर्व द ओवरऑल एनवायरमेंट उन्होंने उसको लिविंग स्टेटस दे दिया. सेक्रेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है, सेक्रेड ग्रुप समझते हो? सेक्रेड ग्रुप्स. तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ये कोई वेरीफाइबल ट्रुथ थोड़े ना है, बट हम इसको मान लेते हैं सच है. भगवान से डरो. हमको बोला जाता है ना बचपन से, भगवान से डरो, अगले जन्म में
अगले जन्म मतलब अगले जन्म में ऐसा खराब हो जाएगा तुम्हारे संग, तुम नरक जाओगे, ये सब क्या है? ये कोई वेरीफाइबल ट्रुथ थोड़े ना है। वेरीफाइबल ट्रुथ है क्या ये? किसी ने देखे हैं क्या अगला जन्म? लेकिन ये सब इसलिए मान लिया जाता है, इट हैज टेकन द प्लेस ऑफ ट्रुथफुलनेस बिकॉज लार्जली इट वॉज यूज एज ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सोसाइटी, कि भगवान से डरा के, रीबर्थ से डरा के, पाप पुण्य से डरा के आपको सही रास्ते पे लेके जाए। यस, इंटरनल सिक्योरिटी में आपने देखा होगा, जो इंटेरोगेशन होता है तो कई बार गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो कैप्चर टेररिस्ट होते हैं उनको। तेरे उसने तो बोल दिया, अब तू भी कबूल कर ले, सब कुछ बता दिया उसने, तो अब तू बता दे, नहीं तो फिर तू भी जाएगा। झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। आ रही मेरी बात समझ में? या कोई इमरजेंसी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी हैव एनफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पूरा स्टॉक पाइल है। बाबा ने तो बोल भी दिया कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, जितना चाहे खींच लो। हाँ, डॉक्टर्स और पेशेंट केस में अगर कोई टर्मिनली इल है या परेशान भी हो गया है तो भी कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन उसको, कम से कम पेशेंट को तो नहीं बताई जाती है। कई बार ऐसा होता है, लगता है कि भाई ये तो हार्ट अटैक से पहले मर जाएगा, ये बीमारी जब तक इसे मारेगी। तो इन सब केसेस में जब कोई वाइडर वो होता है, सोसाइटल गुड होता है, देन falsehood takes the place। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला गया है। लेकिन द क्वेश्चन इज, ये सब लिखा हुआ है आप देख लेना, लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या कोई अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड हो सकता है? अगर आप बच्चों को ईबंदो बोल बोल के, बासु जी को घर पे बोल बोल के पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब कर करके ये पढ़ा दिए, ठीक है, बासु जी तो ऑफेंड हो गए तुरंत। कौन एग्जाम्पल लेगा अपने ऊपर? आप ले लो, इनको बोल दिया, ठीक है, इनको जबरदस्ती बोल बोल के पढ़वा लिखवा के बनवा दिया, ठीक है, ये वो पढ़ भी लिख भी गए, ये अच्छा भी कर लिया इन्होंने जीवन में। लेकिन क्या पता ये खेल के और अच्छा ज्यादा करते, या कोई और एप्टीट्यूड परस्यू करते अपना, और ज्यादा अच्छा लाइफ में करते। तो ये अनब्लेमिश कॉमन गुड तो नहीं रही, क्योंकि वो चॉइस इनके द्वारा डिसाइड नहीं करी गई थी। ये जो वो है केयर एटीट्यूड है ना, ये जो पेरेंटल एटीट्यूड है ना, पैटर्निटी का एटीट्यूड है कि हम डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या है। अरे बात समझ में आपको? सिमिलरली स्लिपली स्लोप वाली बात है। आप फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करते हो, क्यों करते हो? गाड़ी पलट के कितने खुश होते हैं, गाड़ी पलट दी, वो किसको मार दिया? अतीक अहमद का कौन था लास्ट ईयर? अतीक अहमद है, दुबे की तो गाड़ी पलट गई थी, अतीक अहमद को गोली से मार दिया था आई थिंक, ठीक है। सब स्टेज्ड है, ये मुझे रिकॉर्ड पे नहीं बोलना चाहिए बट हाँ ठीक है, गाड़ियां पलट रही हैं और जनता को खुशी हो रही है, पीपल आर रिजॉइसिंग ओवर इट एज इफ दिस इज द एक्चुअल जस्टिस। falsehood has actually taken the place of truth because in our perception it has become justice. Justice is a common good, but is it really unblemished common good? Because it may lead to slippery slope. Ultimately you are denying the individual dignity, जो मैंने कांत का बोला था ना आपको, if you are lying to someone, झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, falsehood है, तो you are denying him the dignity to make his own choices because he or she also have the rational faculty to take the choices. Ultimately it will impact the credibility and trust of the institution. अगर institutions ये बोलेगा कि everything is under control और आधा घंटे बाद ही कंट्रोल नहीं है, ये ज्यादा खराब है। रादर इंस्टीट्यूशन यही बोले कि भाई सिचुएशन ऐसी ऐसी है, हम ये कर रहे हैं इसको सुधारने के लिए और आपसे हमें ये एक्सपेक्टेशन है, इट इज फार बेटर वे। क्योंकि भेड़िया आया वाली बात हर बार नहीं चलती। इंस्टीट्यूशन कितनी बार बोल पाएगा कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल टिल द पब्लिक अंडरस्टैंड्स कि हर बार ऐसा ही बोलते हैं। सो अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड तो नहीं आई, अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड थोड़ा ना आई। सो दैट इज वाई व्हाट वी नीड इज ट्रांसपेरेंसी, व्हाट वी नीड ए मूवमेंट टू अंडरस्टैंड पीपल एज पार्टनर्स। वी नीड टू शन द पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड कि भाई हम डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या सही है। यस और नो?
क्या अच्छा है? हम्म। हाँ हाँ, कॉमन गुड कहाँ है उसमें? क्वेश्चन को आप आइसोलेशन में मत करा करो कि फाल्सहुड बिकम द ट्रुथ। तो आपने वो ब्रेन वॉशिंग वाला देख लिया, टेररिस्ट का देख लिया, किस कॉमन गुड के लिए? कॉमन गुड भी तो लेके आओ फिर। हाँ तो वो तो एग्जाम्पल आएगा ही, वो बिल्कुल वो भी आएगा। और द वे पीपल रिजॉइस, पीपल एक्चुअली डिमांड कि ये मॉब लिंचिंग कर दो, इनको मार दो, तो वो यही दिखाता है कि लोगों के लिए वही जस्टिस बन चुका है। फाल्सहुड हैज एक्चुअली बिकम द ट्रुथफुलनेस। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन चले? यस नो? जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप in order to get it. Judge your success by what you have to give up in order to get it. तो बताओ कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन? पहले तो सक्सेस को जज करने की बात हो रही है कि आपकी क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का कोर क्या है? क्वेश्चन इज आस्किंग टू जज द वर्दीनेस ऑफ द सक्सेस, कि कोई सक्सेस कितनी वर्दी है कि नहीं। ठीक है, और वर्दीनेस हम कैसे चेक करेंगे कि आपने उसको पाने के लिए किस चीज का सेक्रीफाइस किया। बस यहीं पे खेल जाओ आप। एक वर्दीनेस अच्छी सक्सेस दिखा दो कि हम इन चीजों को त्याग करेंगे तो ये अच्छी सक्सेस मिलेगी, और एक वर्दीनेस खराब चीज की दिखा दो कि ये त्याग किया, सक्सेस मिली पर वो वर्दी नहीं है। हो गया, यहीं पे आंसर बन गया आपका। तो इंडिविजुअल लेवल पे देखो, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपने मॉरल्स को छोड़ के, अपनी इंटीग्रिटी को छोड़ के सक्सेस आप पा रहे हो तो सक्सेस अच्छी नहीं है। हर्षद मेहता स्कैम की बात करो, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करो, युधिष्ठिर की बात करो, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल को सेक्रीफाइस करके आपने सक्सेस प्राप्त करी है क्या? फॉक्सवैगन डीजलगेट स्कैंडल की बात करो, कोल स्कैम की बात करो, या हाँ जी हाँ बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन गिविंग अप लव्ड वंस, अपनी फैमिली को छोड़ के, है ना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हटके और ये सब करके तब आप सक्सेस प्राप्त कर रहे हो, तो क्यों कितनी वर्दी है ये आप चेक करिए। आ रही बात समझ में? खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सेक्रीफाइस करके जो सक्सेस मिलेगी वो कितनी वर्दी आप चेक करिए। क्या वो पॉजिटिव एग्जांपल है ना, वो आगे आएगा। ठीक है, देन नॉट गिविंग अप द लेजर, जो आप बोल रहे थे गांधीयन सिन, कि हमने लेजर नहीं छोड़ा लेकिन फिर भी हमने पैसा कमा लिया, वेल्थ विदाउट वर्क किया, करप्शन, तो क्या वो वर्दी सक्सेस है? खुद की वाइसेज को छोड़े बिना रीजन में घुसना, प्रीच करना, क्या ये वर्दी सक्सेस है? रीजन विदाउट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग ह्यूमन वैल्यूज, ग्रीड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बात करेंगे, क्या वो वर्दी सक्सेस है? उल्टा भी आर्ग्यू करिए, ऑन द अदर हैंड देखो लॉर्ड राम ने क्या सेक्रीफाइस किया, थ्रोन सेक्रीफाइस किया, जबकि भरत आए थे चित्रकूट में उनसे मिलने की, भैया आप आ जाओ वापस, क्या कहीं ने बोला था कि मैं वापस लेती हूं अपना वचन, बट उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको। गांधी जी ने क्या सेक्रीफाइस किया? गांधी जी ने कितनी आलोचना झेली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने पर, लेकिन प्रिंसिपल पर अड़िग रहे। खुद ने कितना सेक्रीफाइस किया, फिजिकली वायलेंस सही और ये सब, जेल गए, परेशानी हुई, लेकिन कभी भी वायलेंस प्रीच नहीं किया। खुद ने कितने सेक्रीफाइस किए। आ रही है आपको बात समझ में? टाटा का एग्जांपल देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि टाटा ने अपना एक्सेसिव प्रॉफिट छोड़ा, इंडिया ने कंफर्ट छोड़ा, पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशन के बाद नेम जब अडॉप्ट किया तो कंफर्ट छोड़ा। हम किसी ग्रुप में नहीं गए ना यूएसए के में, ना यूएसआर के में। सो वर्दीनेस किससे बनी? द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस से वर्दीनेस बनी।
तो आपने देखा कि जब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं तो कई बार मैं फैमिली लेवल पे दे रहा हूं, कई बार मैं ब्यूरोक्रेसी लेवल पे दे रहा हूं, कई बार मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दे रहा हूं, कई बार मैं नेशनल लेवल पे दे रहा हूं. सो दैट इज व्हाट आल्सो यू कैन डू व्हेन यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स. आई मेरी बात समझ में? यस एंड नो? सेक्रीफाइस, यस. वर्दीनेस उसी से चेक हो रही है ना, बिल्कुल. ठीक है जी. हम्म. तो नैरो कर दिया ना. एक ही थिंगर पे क्यों ले गए? बेंथम पे. बेंथम आप ला सकते हो, बहुत अच्छा है वो. कि वी नीड टू चेक द काइंड ऑफ सक्सेस और प्लेजर वी आर गेटिंग. ठीक है, हम किसको गिव अप करके ले रहे हैं, वो बिल्कुल आप ला सकते हो. स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मोटा मोटा थीम ये रहेगा. एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. इतने तो नहीं होंगे, तो मैंने पहले बताया. फूड चेन, द पर्पज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग. भाई मैं इसको अगर दो दो लिख दूंगा आपके लिए तो फिर आप सोच नहीं पाओगे ना. मुझे करके आपको बताना पड़ेगा कि देखो आप इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल दे सकते थे, आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एग्जांपल दे सकते थे, आप टाटा का एग्जांपल दे सकते थे, इंडिया नेशन का एग्जांपल दे सकते थे. ये मैं आपको करके दिखाऊंगा तब ना. ये फैमिली लेवल पे एग्जांपल आप दे सकते थे, तभी ना आप सोचेंगे कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं. मैं खुद ही करके नहीं दिखाऊंगा तो फिर तो बोलूंगा सब आप तो हवाबाजी कर रहे हो, बोल वचन कर रहे हो, करके दिखाओ. तो पर्पज ऑफ डूइंग ऑल दिस इज टू स्टिमुलेट योर थॉट प्रोसेस कि हमको ऐसे सोचना चाहिए. इसीलिए अगली बार आपके दिमाग में ये एग्जांपल आने चाहिए कि मैं नेशनल कुछ एग्जांपल दूं, कुछ एग्जांपल मैं फैमिली लाइफ से दूं, कुछ एग्जांपल सोसाइटी से दूं, कुछ एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस से दूं. ऐसे ब्रॉड क्वेश्चंस में. आइए मेरी बात समझ में. हाँ, एग्जैक्ट मैच कभी नहीं होगा, ये बहुत सब्जेक्टिव पेपर है एथिक्स का. बट मैं देख लूंगा, अभी तो नहीं, अगले उसमें देख लूंगा मैं. ठीक है, क्या है उसमें? वो तो हिंदी समझ में आ गई, कैसे लिंक हो रहा है. तो वो लेजर हो गया ना भाई. वो सक्सेस वर्दी है क्या? फिर वर्दी सक्सेस है क्या? वो वर्दी सक्सेस में आप एग्जांपल दो. फिर वहीं बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने. यू कंट्रास्ट मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी. दोनों चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए. एक ने चांदी की चम्मच को बना दिया पीतल का और एक ने बना दिया सोने का. ठीक है, तो एग्जांपल दे दो आप. ये आप ही का एग्जांपल बता दिया मैंने. बिल्कुल 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 डिवाइड कर सकते हैं आप, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं. आ रही बात समझ में? यस. अरे क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन. विद रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ द एक्शन, वन व्यू इज दैट मीन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अदर व्यू इज दैट एंड्स जस्टिफाई द मीन्स. विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट? आसान क्वेश्चन है, बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो ये आएगा कि आप उस डिबेट को कैसे फ्लो करा रहे हैं. ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको. इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं डिबेट के बारे में. दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट थिंकर का एक दो नाम भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, फिर आप बताइए कि ओवरऑल मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्यों है, उसका रीजनिंग दीजिए कि भाई रॉन्ग मीन्स आर इनहेरेंटली रॉन्ग. चौरी चौरा का जैसे हुआ. रॉन्ग मीन्स करेंगे तो शॉर्ट टर्म सक्सेस आएगी. हर्षद मेहता स्कैम की आप बात कर सकते हैं. रॉन्ग मीन्स रहेंगे तो स्लिपरी स्लोप बन सकते हैं. इट इज इजी टू डू ए सिन अगेन. वंस यू डू ए सिन इट इज इजी टू डू इट अगेन. फेक एनकाउंटर्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स की हम बात कर सकते हैं कि कई बार अगर मीन्स अगर हमारे गड़बड़ है, केवल एंड्स ड्रिवन फोकस हमारा रहता है, तो आपने देखा होगा यूटिलिटेरियन अप्रोच का जो वन ऑफ द मेजर डिमेरिट्स था वो यही था कि इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स को टेक इनटू अकाउंट नहीं करता है ना. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल कहता है, तो माइनॉरिटी तो चला गया, पिक्चर से निकल गए. माइनॉरिटी राइट्स को कौन देखेगा? हरी बात समझ में. लैंड एक्विजिशन का जो एग्जांपल होता है कि इंडिविजुअल ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट का वो टेक इनटू अकाउंट नहीं करता है, तो फेयर ट्रायल, नक्सलिज्म, ये सब परेशानियां आती हैं.
ठीक है, और अल्टीमेटली सोसाइटल स्टेबिलिटी, ऑर्डर, ड्यूटी ये बिना सही मीन्स के हो ही नहीं सकते। कोई भी समाज में अगर एंड जस्टिफाई मीन्स अप्रोच हम रख लेते हैं तो क्या वो समाज स्टेबल होगा? क्योंकि हर आदमी के पास जस्टिफिकेशन होगा अपने एंड को जस्टिफाई करने का, और उसको करने से केओस आ जाएगा। क्या ऑर्डर रहेगा समाज में? पीस रहेगी समाज में? नहीं रहेगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो अब ये तो हुआ वन साइड ऑफ, ये सब आर्गुमेंट में डिस्कस कर चुका हूं, मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं। ये सब बेसिकली डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के मेरिट और यूटिलिटेरियनिज्म के डिमेरिट हैं। ये तो डिमेरिट थे क्या नहीं थे? यूटिलिटेरियनिज्म के ये डिमेरिट तो थे और ये मेरिट थे। यस, आ रही है आपको बात समझ में? लेकिन अब हमारा आंसर यहां पे खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म हैं मीन्स अप्रोच के। पहला क्रिटिसिज्म क्या था कि हम कितने भी कुछ भी हो जाएं, हम मीन्स अगर फोकस करते हैं तो बताइए क्रिटिसिज्म क्या था मीन्स अप्रोच का? यस, दैट वी आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई मीन्स शुड नॉट बिकम द एंड इन देमसेल्फ। मीन्स अगर एंड उस सेंस में बन जाते हैं, मतलब रूल्स ही अगर एंड बन जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। एंड्स का ओवरऑल साइट हमको रखना ही चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में? इन दैट वाज द क्रिटिसिज्म जो हमने डिस्कस किया था, है ना? तो हाउएवर मीन शुड नॉट बिकम द एंड इन देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल रेड टेपिज्म और पीडीएस की आप बात कर सकते हैं। एग्जांपल आता है ना पीडीएस में, जो वो सब्सिडी वो डॉक्यूमेंट वाला जो एग्जांपल है, वही एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड हमको कॉन्सिक्वेंस के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए। तो इसीलिए इफ द कॉन्सिक्वेंसेज आर ग्रेव एंड एक्सट्रीम देन वन शुड एक्सेप्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेक्शन। गांधी जी ने एनसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस किया तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड ही वाज रेडी टू फेस द पनिशमेंट। जब उन्होंने अपने, गांधी जी ने साल्ट लॉ तोड़ा तो साल्ट लॉ तोड़ना एक लॉ को तोड़ना ही था, इवन दो वो अनएथिकल लॉ था, लेकिन उन्होंने लॉ को तोड़ा। लॉ को तोड़ने पे क्या होगा? गवर्नमेंट जेल में डालेगी आपको। तो गांधी जी जेल से भग गए क्या? नहीं भगे ना। दैट इज द एसेंस कि आप कॉन्सिक्वेंस के लिए भी उतने ही जिम्मेदार हो, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज कॉन्सिक्वेंसेज कि आप ही की वजह से हुआ है, एंड इफ पॉसिबल यू मस्ट बी रेडी टू फेस द पनिशमेंट। ठीक है? और एट टाइम्स कॉन्सिक्वेंस इतने ग्रेव हो जाते हैं कि वो मैटर करते हैं, है ना? एनवायरमेंटल डेवलपमेंट वाला जो डिबेट है उसमें कॉन्सिक्वेंस मैटर कर रहे हैं। अगर हम मीन्स अप्रोच से फॉलो करेंगे तो फिर कभी भी लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, माइंस नहीं बनेंगे, डैम्स नहीं बनेंगे, फिर कैसे काम होगा? वहां पे बात आती है कि हम उन कॉन्सिक्वेंसेज को इंश्योर करने के लिए फिर कैसे हम अपने मीन्स को सही करेक्ट कर सकते हैं, सही प्रोसेस के थ्रू ला सकते हैं। उसी का एग्जांपल एसआई और ईआई है, रिहेबिलिटेशन है। ओवरऑल दिस इज योर स्टैंड दैट मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हाउएवर एंड्स बिकम इंपॉर्टेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज। जो डिसाइड होगा कि आपका खुद का मोरालिटी क्या है, एथिकल ऑब्लिगेशन क्या, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेज क्या है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, यू जस्ट लुक एट द फ्लो, के फ्लो कैसे हो रहा है। आपने एक अप्रोच पकड़ी, उस अप्रोच को जस्टिफाई किया, फिर इसके डीमेरिट को भी काउंटर किया। अल्टीमेटली आपका स्टैंड वही है, मीन्स ही पैरामाउंट है, लेकिन एंड्स का साइट हमको नहीं भूलना चाहिए। अगर कॉन्सिक्वेंसेज खराब हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ग्रेव हैं, मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? कॉन्सिक्वेंसेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और कोशिश करेंगे कि मिटिगेट करें उन बैड कॉन्सिक्वेंसेज को थ्रू ईआईए एंड एसआईए, रिहेबिलिटेशन एटसेट्रा। एक क्लियर हुआ डाउट? आज पॉइंट्स सब वही हैं जो पहले डिस्कस हुआ है, बट वो आंसर राइटिंग के हिसाब से लिख दिए गए हैं आपके सामने। इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? मीन्स इज मोर फेवरेबल। यस, मीन्स इज मोर डिफिकल्ट एंड को जस्टिफाई करना। अब बेनिफिट्स का माइक्रो डायग्राम ऐसे नहीं बनाना है ना, बस पॉइंट ऐसे उसको। अब देखो इसमें और आपके कंटेंट में क्या, एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि आपने बहुत लोगों ने किया भी होगा कि यहां पे ये टेलोजिकल एथिक्स लिख दिया और क्या लिख दिया, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स लिख दिया, और नीचे दोनों का मेरिट और डिमेरिट बता दिया,
और फिर ओवरऑल बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक यही तो किया होगा, काफी लोगों ने किया होगा आप में से। अब बताओ इसे पता कहां चल रहा है, इसे पता कहां चल रहा है कि आपका विच व्यू इज पैरामाउंट, विच व्यू इज मोर अप्रोप्रिएट। ये मोर अप्रोप्रिएट तो कहीं तो आना चाहिए, आपका टिल्ट कहीं तो दिखना चाहिए ना, कि आप मीन्स की साइड हो कि आप एंड्स की साइड हो। तो आपने स्टार्टिंग से ही बता दिया कि मैं तो मीन्स के ही साइड हूं, लेकिन मैं मानती हूं कि ये जो मीन्स है ये कई बार गड़बड़ कर देता है। इसके लिए उसका भी मेरे पास तरीका है कि मैं उसको कैसे टेक केयर करूंगी, कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, कुछ गलती मुझसे हो जाएगी तो ठीक है, और पनिशमेंट फेस करने के लिए रेडी हूं। विसिल ब्लोइंग करी, अब विसिल ब्लोइंग इज द राइट मीन्स अप्रोच, कि भाई मीन्स अडॉप्ट किया आपने, सही मीन्स अडॉप्ट किया आपने, कि गलत है तो गलत बता दिया आपने, तो अब आप उसके कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करेंगे, आप भागेंगे ही, लाइक गांधी जी डिड। ये इसकी बात हो रही है यहां पे, आ रही है आपको बात समझ में। और अगर कहीं कॉन्सिक्वेंस खराब हो रहे हैं और उसको मिटिगेट करने की बात है तो उसको मिटिगेट करेंगे डिफरेंट तरीके से, रिहैबिलिटेशन कराएंगे, EIA करेंगे, ऐसा ये करेंगे। सो अब इसमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका स्टैंड किस तरफ है। विच व्यू इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू, इट इज मीन्स अप्रोच दैट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू। समझ में आया? जी जी। डियोंटोलॉजी लिख दिया, हाँ ठीक है। तो वो भी ने जस्टिफाई किया कोई रीजनिंग देके कि क्यों आपको लगता है वही ओपिनियन है। अब वो जिसको भी जस्टिफाई किया तो इस पार्ट के नेगेटिव को एड्रेस किया कि नहीं किया? हाँ किया, तो ठीक। यही अप्रोच आपको केस स्टडी में भी करनी है। केस स्टडी में आप कोई भी एक्शन लेंगे तो उसके डिमेरिट भी होंगे कुछ, ठीक है, तो डिमेरिट आपको एड्रेस करने हैं। अगर वो डिमेरिट एड्रेस ही नहीं करे तो केस स्टडी क्या सॉल्व करिए आपने? आ रही बात समझ में? वो इंटरव्यू वाला जो केस स्टडी है, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और कोई रिलेटिव आपका एक्सीडेंट में और ऐसे बीमार है, तो अगर आप एक्सीडेंट उनको अटेंड करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप इंटरव्यू मिस कर रहे हैं अपना। तो ये आपको एड्रेस करना चाहिए था ना कॉपी में, कि भाई इंटरव्यू मिस करने पे आप कैसा फील करेंगे, कैसे अपना कंसोल करेंगे। अगर आपने एड्रेस ही नहीं करा तो क्या आपने केस स्टडी सॉल्व करी? फिर तो कोई डिलेमा ही नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो उस चीज से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और अच्छा एग्जांपल देके समझाऊं, आपको एसपीओ नए पोस्ट हुए हो, आपको सैंड माइनिंग के खिलाफ आपने अभियान चलाया है और आपको हमला, मतलब आपको धमकियां मिल रही हैं 50 तरीके की, फिर भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया ना मैं काम कर रहा हूं, तो डिमेरिट क्या हुआ इसका? फैमिली को थ्रेट हुआ। अब इसको एड्रेस करोगे ना अपने आंसर में कि फैमिली थ्रेट के लिए आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर केवल ये मैं तो अपने काम करूंगा, अब फैमिली हुई तो सेक्रीफाइस हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ये तो कोई आंसर छोड़ना होगा भाई, ये आंसर छोड़ना होगा। ये आंसर आप लोगे क्या किसी से? आप पूछोगे ना, तो उसका क्या करोगे फिर डिमेरिट का? फिर आप बताओगे कि भैया प्रोटेक्शन दूंगा, फैमिली को शिफ्ट कर दूंगा, तो मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो अपनी। तो वही चीज यहां हो रही है कि आप मीन्स का समझ रहे हो, बट इसके जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको भी आप एड्रेस कर रहे हो। समझ में आया? ये टेम्पलेट समझना, इसको स्टडी में बहुत यूज करेंगे हम। हाँ वो कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक अभी ना कितने क्वेश्चन रह गए? 3 क्वेश्चन रह गए, 2। आई थिंक वुमेन वाला पार्ट तो बहुत क्लियर है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी एज ए मीन्स ऑफ प्रोग्रेस, इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें यही दिखाना है कि जेंडर इक्वलिटी वुमेन का जो ट्रीटमेंट है क्यों सोसाइटी के प्रोग्रेस को वो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, कि ह्यूमन राइट का इंडिकेटर है, कितने वनरेबिलिटी है उसको असेस करता है। बेसिकली वीक लोगों को डेमोक्रेसी आपको जज करनी है कि डेमोक्रेसी है क्या नहीं किसी समाज में। तो अडानी जी मोदी जी को कुछ कहेंगे और मोदी जी मान लेंगे, ये एग्जांपल डेमोक्रेसी का ज्यादा अच्छा है कि फार्मर्स के मूवमेंट हुआ और उसके बाद मोदी जी ने उनकी बात मानी, एग्जांपल ज्यादा अच्छा है। बस तो वही बात है कि जब वनरेबल के पास पावर आएगी, जब वनरेबल का ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो वो समाज सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जो हैव्स वाले हैं उनको तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलना ही है। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये क्वेश्चन उसके आसपास है कि हाउ जेंडर इक्वलिटी इज ए मेजर ऑफ ओवरऑल सोसाइटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है, एंड हाउ वुमेन एम्पावरमेंट से ओवरऑल फायदा होता है। मतलब अगर आप वुमेन पे खाली फोकस करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप होगा, है ना। आता है ना कि यू टीच ए मैन, यू टीच ए मैन, यू टीच ए वुमेन, यू टीच ए जनरेशन,
आता है ना ये बात, यही वाली बात है कि विमेन डेवलपमेंट के मल्टीप्लायर्स बहुत ज्यादा हैं, उस वाले आर्गुमेंट पे आंसर जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक अपन डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? इसमें तो क्या ही है, ये तो एग्जैक्टली क्वेश्चन है। कौन? ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आपका एक क्वेश्चन अभी एक बचेगा, सफरिंग वाला, रिलीजियस और सफरिंग वाला, इसको कर लूंगा। और एक कल का रह गया था मेरे ख्याल से, एक या दो है ना, 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ट्यूसडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अभी। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, एक तो सफरिंग वाला बचा हुआ है, आई कॉल हिम रिलीजियस हु आर सफरिंग ऑफ अदर्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और कल एक क्वेश्चन आई थिंक रह गया था, यही वाला था, वो हो गया। अच्छा, तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो वो मैं कल कर लूंगा। ठीक है, 2 बचे हैं तो वो 2 कर लेंगे फिर। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है अभी। ठीक है, मंडे को क्लास नहीं है, खाली संडे को तो होनी नहीं थी, मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को क्लास है। मंडे की कंपनसेटरी क्लास जो नहीं हो रही है वो हम संडे को कोशिश करेंगे करने को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन बाकी रिवाइज करो। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन को मैं अलग से डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट 2 क्लासों में, खाली कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस को ही करेंगे, अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, बाय बाय।